टॉपिक होगा रासायनिक बल गतिकी। पाठ को शुरू करने से पहले YouTube पर जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा एक संदेश है कि अगर किसी भी भाई को स्पीड कम लगती हो तो वो अपने फ़ोन में स्पीड बढ़ाकर वीडियो को देखें, क्योंकि ये लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है और इस वीडियो में क्लास के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि हर एक बच्चे की कैचिंग पावर एक जैसी नहीं होती है। कुछ बच्चे होते हैं वो धीमा समझते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो कुछ तेज़ी से पकड़ कर सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ लाइव क्लास है, लाइव क्लास में हर टाइप के बच्चे बैठे होते हैं। देखो, पाठ को शुरू करने से पहले उसका बेसिक मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बेस मजबूत होगा आगे की चीज़ें उतनी ज़्यादा आसान होती जाएगी। तो बेटे नेक्स्ट पार्ट का नाम डाल लो रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी। देखो, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये रासायनिक बल गतिकी है क्या, किया क्या जाएगा पाठ में। तो ये रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को ही क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। तो देखो, पूरे पाठ में हमें पढ़ना होगा अभिक्रिया का वेग। अब अभिक्रिया का वेग अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहला पॉइंट ही सामने ये है कि अभिक्रिया क्या है। अभिक्रिया के संबंध में वैसे सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक नॉर्मल जानकारी दे देता हूं जो इस पाठ में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। देखो, अभिक्रिया में एक अभिकारक होते हैं और दूसरे उत्पाद होते हैं। हालांकि सभी बच्चों को ज्ञात है कि अभिकारक क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्यों बेटे, अभिकारक यही होते हैं। और उत्पाद अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। देखो, ये तो लगभग बच्चों को 99% बच्चों को ये पता है, लेकिन अभिक्रिया में होता क्या है, अभिकारकों की जो सांद्रता होती है, अभिकारकों की सांद्रता वो समय के साथ घटती है। अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है, जबकि उत्पादों की सांद्रता होती है वो समय के साथ बढ़ती है। उत्पादों की सांद्रता है वो समय के साथ बढ़ती है। देखो, इस चीज को ऐसे समझे, जैसे मान लो दूध से दही का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब बेटे आप एक चीज पे कल्पना करो कि जब हम स्टार्टिंग में दूध लेते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या शुरू में दही की मात्रा होती है? दही की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। उस समय दूध की मात्रा अधिकतम होती है, यानी दूध की सांद्रता अधिकतम होती है। जैसे जैसे समय निकलता जाता है तो दूध से क्या बनता जाता है, दही बनता जाता है। तो दही की मात्रा तो बढ़ती जाती है और दूध की क्वांटिटी यानी मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। अर्थात इस प्रकार समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में तो क्या आई, कमी आई, जबकि उत्पाद की सांद्रता में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो देखो, ये काम समय के साथ हुआ है ना, और समय के साथ अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में क्या हुआ है, परिवर्तन। सांद्रता क्या हुई है, परिवर्तित। लेकिन ये काम समय के साथ हुआ है। और इसी को अभिक्रिया का वेग कहते हैं।
कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान समय के साथ अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो ये था थोड़ा सा बेसिक। अब हमें बस ध्यान में रखने की बात यह है कि अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है, जबकि उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। ये इसका बेसिक सा पॉइंट है। अब हेडिंग डालो। पहला पॉइंट यही होगा कि अभिक्रिया का वेग क्या है। अभिक्रिया का वेग क्या है? तो लिखो बेटे, हेडिंग डाल ली, लिखो। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान समय के साथ अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में हुआ परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब देखो, अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया की दर भी कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में बेटे आगे मैं ROR लिखूंगा। ROR, हम इस पार्ट में इसको शॉर्ट में क्या लिखते जाएंगे? ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो, इससे हम डेफिनेशन से एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि वेग बराबर, वेग किसका? अभिक्रिया का। तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हुआ? अभिकारकों या फिर उत्पादों की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, और इसको डिवाइड कर देते हैं सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। क्योंकि अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में कमी या वृद्धि होती है। अभिकारक है तो सांद्रता में कमी होती है, और उत्पाद होते हैं तो सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपॉन कुल परिवर्तन में लगा हुआ समय क्या होता है? अभिक्रिया का वेग। अब वेग को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? R। और अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता, तो सांद्रता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? C से, और समय को किससे? T से। लेकिन देखो लिखा हुआ क्या है? सांद्रता में हुआ परिवर्तन। अब परिवर्तन को हम किससे दर्शाते हैं? डेल से या डेल्टा से। तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। लेकिन इसमें अगर यही चीज आप उत्पाद के लिए देख रहे हो तो प्लस का निशान देता है, और यही चीज अगर अभिकारक के लिए देखते हैं तो किसका निशान देता है? माइनस का निशान देता है। इसका कारण है क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता में समय के साथ में क्या होती है? कमी होती है, और कमी को हम ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं, जबकि वृद्धि को हम किससे दर्शाते हैं? धनात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप लिख लो उपरोक्त, क्योंकि आज तो ये चीज याद रह जाएगी, लेकिन मान लो आज के 12 महीने बाद, 2 साल बाद में आप अगर इस चीज को पढ़ोगे तो फिर ये दिमाग से निकल जाएगा कि प्लस माइनस का मतलब क्या था। तो नोट कर लेते हैं, उपरोक्त सूत्र में लगा ऋणात्मक चिन्ह अभिकारकों की सांद्रता में हुई कमी को, जबकि धनात्मक चिन्ह उत्पादों
की सांद्रता में हुई वृद्धि को दर्शाता है। है। अब देखो आगे बात आती है कि वेग का मात्रक क्या होता है। वेग का मात्रक क्या होता है, तो बेटे उतार लो, यहां तक का उतार लो, उसके बाद इसको मैं रब कर देता हूं। उतार लिया, तो चलो वेग का मात्रक तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या था, सांद्रता में हुआ परिवर्तन, मतलब सांद्रता अपॉन समय। अब सांद्रता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल प्रति लीटर से, तो मोल बट्टे लीटर, और समय को अगर ले लें हम सेकंड में, तो ये हो गया मोल बट्टे लीटर इंटू सेकंड। इसी को हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है, यहाँ कि अगर यही चीज आपको गैसीय अभिक्रियाओं के लिए पूछी जाए कि गैसीय अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या होता है, तो देखो 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि गैसीय अभिक्रियाओं के लिए सांद्रता शब्द प्रयुक्त ना करके सांद्रता के स्थान पर आंशिक दाब प्रयुक्त किया जाता है। तो यहां से यह फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए हेडिंग डाल लेना या नोट लगा लेना, नोट गैसीय अभिक्रियाओं के लिए सांद्रता के स्थान पर आंशिक दाब प्रयुक्त किया जाता है। तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ सांद्रता के स्थान पे क्या आ जाएगा, आंशिक दाब आ जाएगा। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर आंशिक दाब बट्टे समय। अब आंशिक दाब को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर अपॉन समय को सेकंड में ले लेते, तो यही फॉर्मूला बन गया है एटमॉस्फेयर और सेकंड इनवर्स। सेकंड को ऊपर लेके गए तो ये किस में हो गया, इनवर्स में। अब देखो वेग का जो मात्रक है ना, वेग का जो मात्रक है, यही आगे चल के पाठ में शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक बनेगा। शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक, यही शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक बनेगा, और यही मात्रक औसत वेग का काम में लेंगे। औसत वेग जो जस्ट आगे की हेडिंग होगी हमारी, ठीक है। तो बेटे इनको ध्यान रखना आप, एक ही मात्रक को अगर एक बार याद किया जाए तो वो 3 जगह उपयोग में हो रहा है। शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक यही होगा, औसत वेग का मात्रक यही होगा, और ये शून्य कोटि अभिक्रिया में तो इसका क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि इस मात्रक को देखकर अभिक्रिया की कोटि की पहचान की जाती है। कोटि की पहचान आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं की कोटि पहचानिए, और वहां एक ही रास्ता होगा कि वहां दिए गए मात्रक को देखना है। तो अगर मात्रक ये मिल जाए मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, तो फिर वो अभिक्रिया कौन सी कोटि की होगी, शून्य कोटि की होगी। ठीक है बेटे। अब बताओ यहां तक अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो तो वो पूछे। क्लियर है बेटे, और अच्छे से क्लियर कर लो। अगर कोई भी माइनर भी डाउट हो,
ये डाउट हो, इससे संबंधित हो, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो, कोई बेसिक जो आपको नहीं आ रहा है, आ गया सबको समझ में, तो उतार लो फिर।